सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है स्टडी वेब ऑनलाइन पोर्टल पर। और हम लोग एक बार लाइव आ चुके हैं अपनी करंट अफेयर की श्रृंखला के अंतर्गत। देखिए, आज आपका क्लास जो था वो मॉर्निंग में होने को था, लेकिन वो मॉर्निंग में नहीं हो पाया, इसलिए हम इस क्लास को इवनिंग में कर रहे हैं। और मैंने आपसे कहा भी था कि करंट अफेयर की क्लास जो है वो लगभग मान के चलिए आपकी इवनिंग में ही हुआ करेगी, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है लाइव जुड़ सकें। ठीक है, तो अभी इस बारे में थोड़ा विचार चल रहा है। आज थोड़ा सा टेक्निकल इशू था, इसलिए मॉर्निंग में नहीं हो पाई, इसलिए इवनिंग में क्लास शूट हो रही है। तो चलिए हम लोग अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। और क्लास को स्टार्ट करने से पहले उन साथियों से मैं आग्रह करूंगा जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ में ही बेल आइकन दबाकर चैनल को आप सब्सक्राइब करने के साथ साथ नई नई वीडियो पा सकते हैं। ठीक है, और उन साथियों से मैं आग्रह करूंगा जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया और ज्वाइन नहीं किया, तो सभी लोग फटाफट लाइव आ जाइए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला हमारी करंट अफेयर में होती है, जिसमें से पहला प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, विश्व बैंक की हालिया रिपोर्ट, मतलब विश्व बैंक की एक रिपोर्ट है जिसके अनुसार जीडीपी वृद्धि दर, जीडीपी वृद्धि दर वित्त वर्ष 2023-24, 2023-24, ठीक है, के अनुसार कितने प्रतिशत तक धीमी होने का अनुमान है। ठीक है, तो कह रहा है कितने प्रतिशत धीमी होने का अनुमान है। ही लिख देते हैं। होने का अनुमान है, ये आंकड़ा जो है वो आंकड़ा वर्ल्ड बैंक का है। ठीक है, इंटरनेशनल बैंक है, इसने रिपोर्ट जारी की है, तो आंकड़े आपके सामने हैं। 7.2%, 5.8%, 4.4%, 8.1% या फिर 6.3%। बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। तो इसका आंसर है 6.3%, यानी लास्ट वाला। ठीक है, तो ये अपनी रिपोर्ट में कहा कि भारत की जो विकास दर है वो 6.3% हो सकती है। ठीक है, और ये जीडीपी दर है, जीडीपी दर। ठीक है, यानी इसे हम कह सकते हैं सकल घरेलू उत्पाद दर। घरेलू उत्पाद दर। इससे पहले वर्ल्ड बैंक ने, इसी से पहले वर्ल्ड बैंक ने 2023-24, 2023-24 वित्तीय वर्ष के लिए भी एक आंकड़ा दिया था। पहले जो आंकड़ा दिया था उस आंकड़े में भारत, इस वर्ल्ड बैंक ने कहा कि भारत की जो विकास दर है वो लगभग 6.6% होगी। पहले का आंकड़ा, ये पहले का आंकड़ा है जो वर्ल्ड बैंक द्वारा दिया गया। और इस आंकड़े में कहा गया कि भारत की जो जीडीपी रेट है वो आपका 6.6% रहेगा वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए। ठीक है, लेकिन अभी जो लेटेस्ट आंकड़ा आया है, जो नया आंकड़ा है, नया आंकड़ा, इसमें जीडीपी के विकास रेट जो है उसको थोड़ा सा कम कर रखा है, 6.3%। लेकिन अच्छी बात यह है सरकार की यहां पर या वर्ल्ड बैंक की, कि वर्ल्ड बैंक ने कहा है वर्ल्ड बैंक ने क्या कहा कि जो भारत में महंगाई दर है, महंगाई दर है वह कुछ मात्रा में कम होगी। यानी
जो वर्ल्ड बैंक का मानना है कि महंगाई दर कम हो जाएगी, और इन्होंने पहले आंकड़े में जो महंगाई दर बताई है वो बताई थी 6.6%, 6.6%। और कहा है कि अब नई महंगाई दर, नई महंगाई दर थोड़ी सी इसकी कम होगी, और इसका आंकड़ा है 5.2%। मतलब दुनिया में अभी भी भारत की महंगाई दर सबसे कम है, और ये आगे समय में अगले वित्तीय वर्ष में ये महंगाई दर 5.2% हो जाएगी। और साथ में वर्ल्ड बैंक ने ये कहा है कि भारत की जो केंद्रीय बैंक है आरबीआई, उसने अपनी रेपो रेट और आरआर यानी सीआर रेट में काफी से इंक्रीजमेंट किया हुआ है, जिसके कारण से भारत में लोन लेना महंगा हो गया है, भारत में ईएमआई जो है वो महंगी हो गई है, इस वजह से भारत में महंगाई दर कम हो गई है। ठीक है, आरबीआई क्या करता है, जब भी महंगाई देश में बढ़ती है तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत सरकार के साथ मिलकर मुख्यतः ज्यादातर चीजों के रेट बढ़ा देता है और चीजों को थोड़ा सा महंगा कर देता है, जिससे क्या होता है कि जो इन्फ्लेशन है वो थोड़ा सा नीचे आता है, और जो खाने पीने की वस्तुएं हैं वो सारे के सारे रेट में थोड़ी सी नीचे आ जाती हैं, इसलिए महंगाई दर कम हो जाती है। ठीक है, तो अच्छी बात यह है कि महंगाई दर हमारे में इस वित्तीय वर्ष में थोड़ी सी कम होगी, लेकिन जो जीडीपी डेवलपमेंट रेट है वो थोड़ा सा डिक्रीज होगा, यानी उतना ज्यादा नहीं होगा जितना होना चाहिए। और ये एक अनुमान है वर्ल्ड बैंक का। अभी तो वित्तीय वर्ष को शुरू हुए सिर्फ 5 दिन हुए हैं, आज वित्तीय वर्ष का 5वां दिन है, तो अभी पूरे 361 दिन पड़े हुए हैं, देखते हैं क्या आगे होता है। तो आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। दूसरा प्रश्न है, भारतीय पीएम नरेंद्र मोदी को किस देश ने, तो यहां फ्रांस का कार्यक्रम है, फ्रांस ने, फ्रांस ने एक कार्यक्रम है जिसका नाम है नेविस्टल डे परेड, नेविस्टल डे परेड कार्यक्रम में आमंत्रित किया है। ठीक, अब फ्रांस के राष्ट्रपति एमानुअल मैक्रो, एनामुअल मैक्रो ये पीएम है, इन्होंने आमंत्रण दिया है, तो इन्होंने क्या दिया है, आमंत्रण दिया है। ठीक है, और नेवेस्टल जो परेड होती है ये फ्रांस की क्रांति दिवस से संबंधित है। ठीक, दुनिया में सबसे पहली क्रांति आजादी के लिए हुई थी इंग्लैंड में, जिसे हम कहते हैं रक्त विहीन क्रांति 1688, और दुनिया में दूसरी जो क्रांति हुई थी वो क्रांति हुई थी 1789 को फ्रांस में। तो इसी दिन डेट है 14 जुलाई 1789, ये क्रांति की डेट है, किसकी क्रांति, फ्रांस की क्रांति। ठीक, तो इसी क्रांति को वो आजादी दिवस के रूप में मनाते हैं, आजादी दिवस, आजादी दिवस के रूप में मनाया जाता है। और ये जो आजादी दिवस का कार्यक्रम है वो 14 जुलाई को मनाया जाता है, तो इसका मतलब है कि मोदी जी को आमंत्रण मिला है 14 जुलाई को। ठीक, और ये भारत के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्हें इंटरनेशनल लेवल पर इस परेड में शामिल होने का मौका मिला है, यानी इससे पहले भारत के किसी प्रधानमंत्री या किसी राष्ट्रपति को इस परेड में शामिल नहीं किया गया। तो आंसर लगा लीजिए फ्रांस, और स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। द इंडस
द इंडस इंटरप्रियून्स, इसको शॉर्ट में कहते हैं TIE। और राजस्थान, ये राजस्थान की इकाई है। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसके बारे में बता देता हूं। ये एक प्रौद्योगिकी या औद्योगिकी संगठन का हिस्सा है, एक संगठन है। ठीक, और ये जो संगठन है वो मूल कंपनी द इंडस इंटरप्रियोन्स, ये मूल कंपनी है, तो उद्योग संबंधित है। ये कंपनी जो बनी है वो 1992 बनी है। हम ऐसे लिख सकते हैं, स्थापना 1992 में। और सिलिकॉन वैली, सिलिकॉन वैली में इस कंपनी का मुख्यालय है। और इस कंपनी में दुनिया के सदस्य देश जो हैं, इसमें 14 देश हैं। मतलब इसी कंपनी में 14 देश सदस्य, जिसमें भारत भी सदस्य है। तो इसकी ब्रांच एक राजस्थान में है जिसका नाम है द इंडस इंटरप्रेन्योर्स राजस्थान। ठीक है, तो इसी कंपनी की, यानी इस कंपनी की कह रहा है कि अध्यक्ष बनी है, नई अध्यक्ष। तो नई अध्यक्ष की नियुक्ति हुई है और ये महिला है, महिला महिला अध्यक्ष हैं। और साथ में याद रखिएगा प्रथम महिला अध्यक्ष है, मतलब इससे पहले कोई महिला इस डिपार्टमेंट की अध्यक्ष नहीं बनी। अब पूछ रहा है नाम क्या है, कनन रमेश, रजनी भंडारी, शुभ लड़का, सीनू छापरू या कमला सिंह। तो इसका आंसर है सीनू छापरू। ये अध्यक्ष बनी। ठीक, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पर। अब देखिए, मिशन का नाम, एक मिशन है, चर्चा में भी है भाई, जिसका नाम है ऑर्टोमिस। एक मिशन है आर्टोमिस, और इसका सेकंड पार्ट है, ये दूसरा भाग है इसका। तो ऑटोमिट मिशन, ठीक, इस मिशन के लिए, इस मिशन के लिए नासा द्वारा, नासा स्पेस एजेंसी है अमेरिका की, नासा द्वारा, और ये मैंने बताया था आपकी स्पेस एजेंसी है। नासा द्वारा स्पेस एजेंसी, इसको हिंदी में कहते हैं अंतरिक्ष संस्था। ठीक, अमेरिका की है, ये समझ लीजिए। तो ये जो आपका कार्यक्रम मिशन है, ये अमेरिका का है, तो अंतरिक्ष संस्था। ठीक, अब कह रहा है कि नासा द्वारा चुनी गई पहली महिला का नाम क्या है, मतलब इस मिशन के लिए महिला है। तो प्रथम, ये प्रथम महिला है, मतलब महिला ही है, महिला चुनी गई है, प्रथम महिला चुनी गई है। अब थोड़ा सा बता देते हैं कि जो मिशन ऑटोमिस है, ये दरअसल में
सब प्लेनेट। उपग्रह से जुड़ा है, और उपग्रह से जुड़ा का मतलब चंद्रमा से। ये एक मून मून मिशन है, ये मून मिशन है, चंद्रमा के लिए है। और चंद्रमा की कक्षा में जाने वाली महिला और उनकी टीम। ठीक, तो ये चंद्रमा पर भेजा जाने वाला मिशन है जो चंद्रमा के बारे में ज्यादा जानकारी लेकर आएगा। अब कह रहा है कि इन महिला का नाम बताइए, तो ऑप्शन आपके सामने है, जेसिका मीर, क्रिस्टीना कोच, एनी मैकलन, पैगी विल्सन और कैथलीन रूबिस। ठीक है, सारी अमेरिकी नाम है, तो इसका आंसर है क्रिस्टीना कोच। क्रिस्टीना कोच। क्रिस्टीना कोच के साथ क्रिस्टीना कोच के साथ तीन अन्य, यानी अन्य तीन सदस्य भी जाएंगे, अन्य तीन सदस्य, और ये तीनों सदस्य महिलाएं हैं। ठीक, लेकिन मुख्य आपकी क्रिस्टीना कोच हैं। तो तीन कौन कौन है, जरा इनके हम नाम बता देते हैं आपको। एक है आपकी रीड बाइसनैन, एक नाम। दूसरा नाम है जेरेमी हैंसन, जेरेमी हैंसन। और एक नाम है विक्टर ग्लोबर। ये तीन नाम है जो साथ में है, ये तीनों महिलाएं हैं, एक दो तीन, लेकिन इनका नेतृत्व कर रही है क्रिस्टीना कोच। ठीक है, तो ये मून मिशन है जिनके बारे में हम जानकारी दी, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए चौथे का। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने पांचवें प्रश्न की तरफ। पांचवा प्रश्न, अंतरराष्ट्रीय खान जागरूकता दिवस 2023 हाल में ही मनाया गया। ये कल मनाया गया था, 4 अप्रैल। ये 4 अप्रैल, और ये हर साल जो है वो 4 अप्रैल को ही मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 4 साल, प्रत्येक वर्ष जो है वो 4 साल में, मतलब 4 अप्रैल को मनाया जाता है। शुरुआत कैसे हुई इसकी जरा हम इस पर बात कर लेते हैं। शुरुआत की है संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा इसकी शुरुआत हुई, और इसकी शुरुआत हुई है 8 दिसंबर 2005 से। 8 दिसंबर 2005 से, ठीक है। तो हालांकि शुरुआत इसकी विधिवत तरीके से जो हुई है वो हुई है 2006 से। तो 2006 से ये हर साल 4 अप्रैल को मनाया जाता है। तो 4 अप्रैल 2006 से ये मनाया जाता है प्रथम बार।
प्रथम बार इसको 4 अप्रैल बनाया था, ठीक है। लेकिन अगर पूछा जाए कि घोषणा कब की गई है, तो घोषणा की गई है इसके कार्यक्रम के मनाने की, तो घोषणा आपका है संयुक्त राष्ट्र महासभा। और खनन का मतलब होता है खुदाई के बारे में, यानी उत्खनन के बारे में, खुदाई के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए। तो आंसर 4 अप्रैल, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। छठा प्रश्न, किस देश ने तरल हाइड्रोजन पर चलने वाली दुनिया की पहली फेरी सफलतापूर्वक प्राप्त की? तो इसका आंसर है नॉर्वे, ठीक। तो नॉर्वे यूरोपीय देश है। क्या कारनामा किया नॉर्वे ने? तरल हाइड्रोजन पर चलने वाली दुनिया की पहली फेरी, दुनिया की पहली फेरी, फेरी का मतलब नौकायन, और पूर्ण यानी ये पूरी बंद है, नौकायन सफलता। तो देश का नाम मैंने पहले बता दिया, नॉर्वे, ठीक। किसने चलाई? नॉर्वे ने, ठीक। अब नॉर्वे सरकार की कंपनी जिसका नाम है नॉर्वेजियन, नॉर्वेजियन कंपनी, नॉर्वेजियन कंपनी है जिसका नाम है, याद रखिएगा, नोरलैंड। तो ये बनाई किसने है? ये नोरलैंड कंपनी ने बनाई है, ठीक। नोरलैंड कंपनी ने बनाई है, इस कंपनी ने बनाई है। और इस कंपनी ने, नोरलैंड ने बनाई, इसका नाम रखा गया है, नाम, नाम रखा गया है MF हाइड्रा, MF हाइड्रा नाम है। तो पूछ सकता है कि जो दुनिया की पहली पंडु नौकायान बनाई है जो पानी में चलेगी, ये किसने बनाई, किस देश ने बनाई? नॉर्वे ने बनाई। नॉर्वे की कंपनी कौन सी है? नोरलैंड। तो नोरलैंड कंपनी हो गई। और इस पनडुब्बी या आपका नौकायान का नाम क्या है? तो हाइड्रा। अब ये जो हाइड्रा फेर फेरी या नौकायन है, फेरी या नौकायन, ठीक। ये चलेगी किससे? तो ये चलेगी, पहली बात तो तरल हाइड्रोजन से, लेकिन तरल हाइड्रोजन के साथ साथ इसमें बैटरी का भी प्रयोग है, प्रयोग किया गया, ये उसके आधार पर चलेगी। अब मैं थोड़ा सा और बात कर लेता हूं इसकी। इसकी लंबाई जो है वो अच्छी खासी है, लंबाई है 82.4 मीटर लंबाई है, सोचिए। यात्री, इसमें एक बार यात्री बैठ सकते हैं 300 यात्री, पूरा शिप ही है समझ लीजिए, 300 यात्री बैठ सकते हैं। और साथ में 80 वाहन आ सकते हैं, 80 वाहन, 80 वाहन भी ठहर सकते हैं। और इसकी जो स्पीड होगी वो होगी 9 समुद्री मील। तो जल्दी से इसका आंसर लगा लीजिए, नॉर्वे। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ से, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 7वां प्रश्न इस तरीके से है, फोर्थ एशियाई खो खो चैंपियनशिप
फोर्थ एशियाई खो खो चैंपियन में कौन से देश, तो यहां देश पूछ रहा है कौन से देश ने पुरुष और महिला महिला दोनों वर्गों में विजेता रहा, यानी पुरुष वर्ग में भी विजेता रहा और महिला वर्ग में भी विजेता रहा, ठीक है। तो पुरुष में भी महिला में भी, ठीक है। तो ये हुई है स्थान, ये चैंपियनशिप हुई भारत में, भारत के असम राज्य, भारत के असम राज्य के बक्सा जिले, बक्सा जिले में तामुलपुर, ग्रामीण क्षेत्र, एक ग्रामीण क्षेत्र है, ये वहां पर हुई है, ठीक, असम में। इस इवेंट में टीमें थी, 16 टीमें, यानी 16 टीमों ने भाग लिया इसमें, 16 टीमों ने भाग लिया यहाँ पर, ठीक है। तो याद रखेंगे यहाँ पर किसने, 16 टीमों ने भाग लिया। अब मैं दोनों की अलग अलग बात करता हूं, पहले बात करता हूं पुरुष वर्ग की। पुरुष वर्ग में नेपाल को 6 अंकों और एक इनिंग से हराया, एक इनिंग से हराया, ठीक। और महिला वर्ग में भी नेपाल ही हारा है। तो महिला वर्ग में महिलाएं भारी पड़ी हैं, नेपाल को 33 अंकों और एक इनिंग से हराया। तो आप अनुमान लगाइए यहां महिलाएं भारी पड़ रही हैं, ठीक है। हालांकि नेपाल हराया पुरुष ने भी और महिला ने भी नेपाल नेपाल को, लेकिन अंकों के अंतर के आधार पर, ठीक है। तो ये फाइनल है, फाइनल के आंकड़े मैंने आपको कुछ बताए, ठीक। अब मैं कुछ सेमीफाइनल के आंकड़े भी बताता हूं आपको, ठीक है। सेमीफाइनल में पुरुष, यानी भारतीय पुरुष टीम ने सेमीफाइनल में श्रीलंका को 54 अंकों से हराया, यहां केवल 54 अंकों से हराया। लेकिन हमारी महिला टीम फिर यहां भारी पड़ी, महिला टीम ने बस अंतर क्या है, बांग्लादेश को हराया, बांग्लादेश को 49 अंकों, 49 अंकों और इनिंग से हराया, एक इनिंग से हराया, तो एक इनिंग से हराया, ठीक है। तो ये पॉइंट याद रखना है, मैंने आपको सारे के सारे जो हैं वो रिकॉर्ड आपको बता दिए, सेमीफाइनल के भी फाइनल के। तो आंसर क्या है, भारत। स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। अब हम चलते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 पर।
पारंपरिक गद्दी पोशाक, जिसे यहाँ की भाषा में कहा जाता है, ठीक, पहनकर, पहनकर माउंट माउंट किलिमंजारो, चोटी पर पहुंचने में सफलता प्राप्त की। तो किसने सफलता प्राप्त की? ये जो चोटी है वो है दक्षिण अफ्रीका में। दक्षिण अफ्रीका देश में है। ये किसने? प्रेमलता अग्रवाल, अरुणिमा सिन्हा, अंजलि शर्मा, मालपत पूर्णा और शिवांगी। तो आंसर है अंजलि शर्मा। तो ये कारनामा किया है अंजलि शर्मा ने। अंजलि शर्मा, ठीक है। ये अंजलि शर्मा धर्मशाला हिमाचल प्रदेश की रहने वाली, धर्मशाला हिमाचल प्रदेश की रहने वाली हैं। और इनकी जीत पर राज्य के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, उप मुख्यमंत्री और विपक्ष में नेता जयराम ठाकुर ने बधाई दी है, ठीक है। और ऐसा करने वाली ये पहली महिला है, यानी ऐसा करने वाली ये पहली महिला रही हैं जो यहां तक पहुंची हैं, ठीक है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए 8वें कॉपी। अब हम चलते हैं 9वें प्रश्न की तरफ, ठीक। 9वां प्रश्न देखिए, ये नाम है जो आपके सामने लिखा है, ग्रेगोरिया, ग्रेगोरिया मारिसिका तनतुन, तनतुन, तनतुनजुंग, ठीक। ग्रे गोरिया मार्सिका तनजुंग ने, ठीक है, किसे हराकर? तो भारत के खिलाड़ी हैं पीवी सिंधु, को हराकर, हराकर मैड्रिड स्पेन मास्टर्स खिताब 2023 जीता, ठीक है। तो ये खिताब जीता। और ये जो है प्रतियोगिता स्थान प्रतिवर्ष होती है मैड्रिड स्पेन में, स्पेन में ये प्रतियोगिता होती है। संबंध है इसका, ये टेनिस खिलाड़ी हैं, और ये टेनिस खिलाड़ी हैं, ओ सॉरी मैं गलत बोल लिख गया, बैडमिंटन खिलाड़ी, टेनिस नहीं है ये आपकी, ये बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। इंडोनेशिया की, और युवा हैं, ये इंडोनेशिया की युवा खिलाड़ी हैं। और इन्होंने कई सारे फाइनल और सेमीफाइनल में सिंधु को हराया, जबकि सिंधु एक अनुभवी खिलाड़ी है, वो इनसे पार नहीं पा रही हैं, ठीक है। और पीवी सिंधु भारत को कई बार मेडल वगैरह भी जिता चुकी हैं, ठीक है ना। तो पीवी सिंधु को हराया है, जो अभी हाल में हुआ है।
तो जल्दी से आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम चलते हैं लास्ट प्रश्न की तरफ, जिसका नाम है क्वेश्चन नंबर 10। भारतीय वायुसेना यानी इंडियन एयरफोर्स ने किसके साथ, तो है अमेरिकी वायुसेना। अमेरिकी वायुसेना का मतलब ए एफ, शॉर्ट में लिख दिया हमने, ए एफ, ठीक, के साथ, के साथ लड़ाकू प्रशिक्षण अभ्यास, लड़ाकू प्रशिक्षण अभ्यास में भाग लेगी और लेगी। अब जो लड़ाकू प्रशिक्षण अभ्यास है, ये एयरक्राफ्ट की, तो किस देश के साथ लेगी, तो ये तो आपको बता ही दिया, भारत, तो कहाँ, अमेरिका। तो अभी भारत कई सारे देशों के साथ भी ये अभ्यास कर चुका है, ठीक है ना। थोड़ा सा हम और जान लेते हैं इस अभ्यास का नाम, ये जो अभ्यास होगा, ठीक है, इस अभ्यास का नाम होगा अभ्यास, इसका नाम दिया गया कोप इंडिया, कोप इंडिया, ठीक, कोप इंडिया इसका नाम दिया गया है। कोप इंडिया एक दरअसल में युद्ध श्रृंखला, युद्ध श्रृंखला, युद्ध श्रृंखला है जिसकी शुरुआत हुई थी ग्वालियर, ग्वालियर एयर स्टेशन, ग्वालियर एयर स्टेशन में प्रशिक्षण के साथ, इसकी शुरुआत इसके तहत हुई थी, और ये शुरुआत हुई थी 2004 में, 2004 में, ठीक, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। और अंतिम बार जो अभ्यास हुआ है या प्रशिक्षण हुआ है अंतिम बार, वो हुआ है 2019 में। 2019 के बाद कोई भी प्रशिक्षण या अभ्यास नहीं हुआ, ये होने को था लेकिन कोविड की वजह से ये नहीं हो पाया। तो ये बात पहली पता चल गई इंडियन आर्मी और यानी अमेरिकी सेना के बीच, तो हम कह सकते हैं, अब हम शॉर्ट में लिखेंगे आईएएफ, आईएएफ के लड़ाकू विमान, लड़ाकू विमान सुखोई 30 M के, सुखोई 30 M के, और सुखोई ये रूस में बने हैं, रूस में निर्मित, रूस में निर्मित है, ठीक है। एवं एएएफ के, एएएफ के
F-15 स्ट्राइक ईगल लड़ाकू विमान, ईगल लड़ाकू विमान। हिंद महासागर में, हिंद महासागर में पश्चिम बंगाल के कलाईकुंदा, कलाईकुंदा एयरवेस, कलाईकुंदा एयरवेस से अभ्यास शुरू करेंगे। ठीक, ये अभ्यास शुरू करेंगे। ये नहीं, पश्चिम बंगाल में अभ्यास ये हो रहा है और ये अभ्यास जो है शुरुआत, तो शुरुआत हो रही है 10 अप्रैल से, मतलब 10 अप्रैल से होगी। 10 अप्रैल 2023, 10 अप्रैल 2023 से ये शुरुआत होने वाली है। ये पॉइंट आपको याद रखना है, 10 अप्रैल से ये शुरुआत होने वाली है। ठीक है, युद्ध के लिए अभ्यास में। ठीक है, तो अमेरिकी सैनिक जो हैं वो सुखोई 13 को उड़ाएंगे और जो F-15 जो विमान है वो भारतीय सैनिक उड़ाएंगे, जिससे वो एक दूसरे की मदद कर सकें। तो ये श्रृंखला थी आपकी करंट अफेयर की, जिसमें हम लोगों ने 1 घंटे में सभी महत्वपूर्ण 25 प्रश्नों पर बात करी। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। साथ में चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, जिससे आपको टाइम टू टाइम सभी वीडियो के सभी सब्जेक्ट के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो आई होप आप लोगों को ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। तो मैं जाने से पहले एक चीज फिर से मैं बताना चाहूंगा कि करंट अफेयर का जो क्लास हुआ करेगा वो भी आपको अब शाम को ही क्लास हुआ करेगा। अब आज ये क्लास जो है वो क्लास आपका लगभग जो है वो 6 बजे के करीब हुआ है, 6 बजे इस क्लास हो रहा है। तो उम्मीद है कि कल हम लोग इसका थोड़ा टाइम टेबल निश्चित कर लेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग कल फिर से मिलते हैं अपनी इवनिंग क्लासेस में। तो अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, जय हिंद।